को कहा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक घर में बम धमाका होने से हड़कंप मच गया। ये धमाका मंगलवार की रात को हुआ, जिसके बाद आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों के मुताबिक घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन रात में कुछ लोग आते जाते रहते थे। घटना के बाद से घर का मालिक फरार है। तो वहीं धमाके के बाद टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम तीनों दल एक दूसरे पर बम बनाने के आरोप लगाने में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई आबकारी नीति के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे और बीच सड़क पर खड़े होकर उन्होंने बहुत देर तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर बाद सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें रोकने के लिए 2 जगह बैरिकेडिंग की गई थी। पहली बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने आसानी से पार कर लिया। दूसरी बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया और हंगामा करने वालों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। बैरिकेड पर चढ़कर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी थी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने यह हंगामा किया। बच्चा 21 साल में अपनी ग्रेजुएशन पास करके कॉलेज से निकलता है, आप उसको ये अधिकार दे रहे हो कि आप दारू पीजिए। दिल्ली में कोरोना के मरीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात रही। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर मास्क तक नहीं दिखे। मध्य प्रदेश के दमोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, आग तेजी से फैली और कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। बसों से आग की भीषण लपटें और काले धुएं का गुबार निकलने लगा और फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछार शुरू की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक 7 बसें जलकर राख हो गई। बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों में आग कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि बस स्टैंड पर जो है कुछ बसों में किन्हीं कारणों से जो है आग लग गई है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी मगरोन, अन्य बाज स्टाफ और अन्य जो भी अधिकारी जिले में उपलब्ध हैं, तत्काल मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है, तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में मास्क से जुड़े अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गोविंद राजपूत भोपाल की सड़कों पर उतरे। उन्होंने आईएसबीटी बस स्टैंड पर लोगों को खुद मास्क पहनाए। साथ ही ये ऐलान किया कि बिना मास्क के यात्रियों को बैठाने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका पालन कराने के लिए गोविंद राजपूत राजधानी के आईएसबीटी बस स्टैंड पर पहुंचे और वहां से बसों को तब जाने दिया जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि उनमें सवार सब लोगों ने मास्क लगाए हैं। जो लोग उन्हें मास्क पहने नहीं दिखे, उन यात्रियों के नाक और मुंह को उन्होंने खुद मास्क से ढका। इनमें कुछ बसों के ड्राइवर भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश में मास्क लगाओ अभियान चल रहा है, ड्राइवर है उनके लिए मास्क पहनाने का काम कर रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री ने साफ कर दिया कि मास्क लगाने में कोताही पाए जाने पर बस मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। मास्क देना पड़ेंगे, नहीं देंगे तो बस की कार्रवाई की जाएगी, बस के चालान किए जाएंगे। हाथों में मास्क लेकर वो बस स्टैंड पर मौजूद अलग अलग बसों में चढ़े। उनमें जो भी उन्हें बिना मास्क के मिला, उसे कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने मास्क पहनाए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हो रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार पहले से ज्यादा सजग हो गई है और अब मुंबई के सभी बस अड्डों पर लोगों के एंटीजन टेस्ट करने शुरू कर दिए गए हैं। मुंबई आने वाले हर यात्री का यहां एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट मुंबई के हर बस अड्डे पर किए जा रहे हैं। अभी मैंने अराउंड 60 to 70 लोगों का टेस्ट किया है, उसमें से 1 पॉजिटिव आया। कुछ लोग होते सपोर्ट करते, कुछ नहीं करते, तो वो लोग वापस रिटर्न चले जाते। डर के मारे वो लोग टेस्ट ही नहीं कराते।
बीजेपी ने केरल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। न्यूज 18 की नीतू रघुकुमार की रिपोर्ट है कि केरल के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि शबरीमला और लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। जिसके अलावा पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर हर घर के एक शख्स को रोजगार देने की बात भी कही। साथ ही घोषणा पत्र में वादा किया गया कि 10वीं के छात्रों को लैपटॉप और गरीब परिवारों को हर साल 6 सिलेंडर दिए जाएंगे। बीजेपी ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के उन लोगों को खेती के लिए 5 एकड़ जमीन देने की बात कही जिनके पास जमीन नहीं है। केरल की जनता जान चुकी है और इसलिए सही विकल्प कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों को भारतीय जनता पार्टी है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। कुंभ में कोरोना रिपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार को झटका लगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का कुंभ में कोरोना रिपोर्ट से जुड़ा फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ किया कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मेलाधिकारी मौके का निरीक्षण करें और उन कमियों का निराकरण करें और 30 तारीख तक इसमें रिपोर्ट फाइल करें। पेट्रोल की कीमत 18 पैसे जबकि डीजल के दाम में 17 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 1 साल में पहली बार तेल के दाम कम हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक मीट दुकानदार की हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने इस दुकानदार को एक के बाद एक 23 गोलियां मारी। इस मीट दुकानदार पर भी पहले से हत्या समेत 7 मामले दर्ज हैं। मारे गए कारोबारी के परिवार का आरोप है कि इस हत्याकांड में रवि गंगवाल गैंग का हाथ है। एक स्कूटी थी, एक बाइक थी, हेलमेट लगे पड़े थे, आते अंधाधुंध गोलियां मारी उन्होंने। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अचानक हुई फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। दावा किया गया कि वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर इस गोलीबारी का आरोप लगाया। लगभग 7-8 महीने से जब से इस जगह पर मैंने भाजपा का काम करना शुरू किया, ये हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में होलिका दहन के लिए पेड़ कम से कम काटे जाएं, इसके लिए गाय के गोबर से बनी लकड़ियों के इस्तेमाल की तैयारी है। बताया गया कि गोबर की बनी लकड़ी दूसरी लकड़ियों की तरह ही जलती है और इससे पेड़ों को भी नुकसान नहीं होता। इसी खूबी की वजह से लोग भी होलिका दहन के लिए इस खास तरह की लकड़ी को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोसाइटीज जो RW है, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, वे मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं और दिल्ली NCR में ऑलरेडी ऑर्डर जा चुके हैं। इसके लिए विकास भारतीय नाम के एक आदमी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखमेलपुर इलाके में एक खास प्लांट लगाया है जहां गाय के गोबर को जलाने लायक लकड़ी जैसा बनाया जाता है। साइना नेहवाल ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई। उन्होंने पहले दौर में आयरलैंड की खिलाड़ी को 21-9 और 21-5 से हराया। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस ने एक शराब की दुकान के बाहर हंगामा करने के आरोप में कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि जिन लोगों को पीटा गया वो लोग ज्यादा कीमत पर शराब बेचे जाने का विरोध कर रहे थे और तभी वहां पुलिस पहुंच गई और उनकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान शराब की दुकान के बाहर एक आदमी को लातों से मारता दिखा। इसके बाद 2 लोग उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। बाद में उसे धक्का देते हुए नीचे ले गए और फिर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा दिया। इसी तरह एक दूसरे आदमी के साथ भी पुलिस वालों ने मारपीट की। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। तुमको आना होगा, वापस जाना होगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस दौरान एक पुलिस वाले ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर शराब माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया। शराब माफियों का इतने हौसले बढ़ चुके हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से यहाँ के आदमी को पिटवा रही है। ज्यादा कीमत पर शराब बेचने के मुद्दे पर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। किसी ने शिकायत तो की नहीं है अब तक ओवरहेड के बारे में, शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जहां एक वृद्धाश्रम में भीषण आग लग गई और उसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन उस पर काबू पाने में दमकल के भी पसीने छूट गए क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही लपटों ने पूरे वृद्धाश्रम को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत का हर हिस्सा शोलों में धधकता दिखा। वहां से उठ रही तेज लपटों की वजह से पूरे इलाके में रोशनी छा गई। हालांकि वहां तैनात दमकल कर्मियों की पूरी फौज आग से मुकाबला करने में जुटी दिखी। दमकल कर्मियों ने कई टीमें बनाकर इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उस पर पानी की बौछार करने लगे। बताया गया कि इस भीषण आग की वजह से इमारत की कई दीवारें और सीलिंग तक टूट गई।
बंगाल चुनाव में ताल ठोक रहे फिल्मी कलाकारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार बीजेपी ने कई फिल्मी कलाकारों को टिकट दिया है, जिनमें अभिनेत्री पायल सरकार का नाम भी है, जो दक्षिण 24 परगना की बेहला पूर्व सीट से मैदान में है और वहां की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। बीजेपी ने शोभन चटर्जी को नाराज कर उन्हें मैदान में उतारा है और पायल को भरोसा है कि वो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। वहीं टीएमसी के प्रत्याशी और मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ बेहला पश्चिम से चुनाव लड़ रही श्रावंती चटर्जी ने भी खूब पसीना बहाया। वो अभिनेत्री भी हैं, इसलिए लोगों के बीच उनका क्रेज दिखा। बीजेपी ने उन पर बड़ा दांव खेला है, जिसे सही साबित करने के लिए श्रावंती घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कंसीडर किया कि एज अ कैंडिडेट ऑपोजिट पार्थ चटर्जी, ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल है मेरे लिए। बंगाल में चुनाव से पहले बहुत सारे फिल्मी कलाकार और जानी मानी हस्तियां बीजेपी में शामिल हुई थीं, जिनमें कई को टिकट मिला। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में रेत के तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और इसकी वजह से कई शहरों में ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। दक्षिणी लीबिया के ज्यादातर हिस्से पिछले 2 दिन से रेतीले तूफान की मार झेल रहे हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल वहां के अल वहाद शहर का हो गया, जो रेत के घने गुबार से ढका नजर आया। इसकी वजह से वहां दिन के वक्त भी अंधेरा छाया दिखा और नीला आसमान भी पीला दिखाई देने लगा। रेत और धूल की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने और बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। बताया गया कि रेतीले तूफान और तेज हवाओं ने लीबिया के कई शहरों और कस्बों में बिजली के खंभे उखाड़ दिए। इसका असर सड़कों के साथ ही एयर ट्रैफिक पर भी पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यूज 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही इस मामले में उसने कोई निर्देश देने से भी मना कर दिया और यह फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया कि सुनवाई कब की जाए। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि मामला गंभीर है। साथ ही अदालत ने परमबीर सिंह के वकील से यह भी पूछा कि इस मामले में संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। परमबीर सिंह ने अपने तबादले को गैर कानूनी बताते हुए अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं परमबीर सिंह के चिट्ठी के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक दिन पहले ही उसने केंद्रीय गृह सचिव से इस मामले की शिकायत की थी और अगले ही दिन पार्टी के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले और उन्होंने उनके सामने यह मामला उठाया। बीजेपी ने परमबीर सिंह की चिट्ठी का हवाला देकर राज्यपाल से मांग की कि वो इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे। राज्यपाल से मिलने के बाद पार्टी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया। मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के आरोपों पर बेफिक्री दिखाई और परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकार है और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम फुस हो गया। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली के खिलाफ समन जारी किए गए। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के मामले में अभिनेत्री आलिया भट्ट, निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली और राइटर के खिलाफ मुंबई की मजगांव कोर्ट ने समन जारी कर 21 मई को पेश होने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता गंगूबाई काठियावाड़ी के बेटे का आरोप है कि फिल्म झूठे तथ्यों पर आधारित है, जिससे फिल्म में उनके परिवार की बदनामी हो रही है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की सिक्योरिटी Y+ से बढ़ाकर Z कैटेगरी की कर दी। बंगाल चुनाव के दौरान उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। इसके लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि भारतीय सेना से रिटायर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी अब अपने नाम के साथ वही रैंक लगा सकेंगे जिससे वो रिटायर हुए हैं। पहले अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद रैंक लगाने की इजाजत नहीं थी, जिससे एसएससी के अधिकारी खुश नहीं थे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 31,855 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 95 मरीजों की मौत हो गई। 3 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने टीम की नई जर्सी लॉन्च की।
खबर है कि इस साल के अंत तक भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान जा सकती है, जिस पर पाकिस्तान बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में कंधे में चोट लगने से बाहर हुए श्रेयस अय्यर बाकी बचे 2 मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। साथ ही अब उनके IPL में खेलने पर भी संकट मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी। बारिश का सबसे ज्यादा असर श्रीनगर में पड़ा, जहां कुछ घंटों तक हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। शहर के कुछ चौराहों पर भी 1 फुट तक पानी भरा नजर आया। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कॉलेज किसी झील के बीच में बना हो। अमर सिंह कॉलेज का कैंपस पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। काफी सारे स्कूल जो हैं वहाँ पानी जमा हुआ है। तकरीबन इसमें 1 से 2 फीट पानी जो है इर्द गिर्द है। इस बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। बारामूला इलाके में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ। 3-4 मकानों को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिन से बंद पड़े जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई और तमाम कोशिशों के बाद भी हाईवे को नहीं खोला जा सका। गुजरात के वडोदरा में धूप बत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग कैसे लगी, इसकी वजह सामने नहीं आई, लेकिन उसने जल्द ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में वो इमारत भीषण लपटों से घिरी नजर आई। उस फैक्ट्री की छत और खिड़कियों से भी लपटें बाहर निकलती दिखी। आग से निकलने वाला धुआं भी दूर तक फैलता नजर आया। इसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन तेज लपटों के सामने उनकी कोशिश भी नाकाम साबित हुई। सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से गुजरात आने वालों पर सरकार के नए फैसले से अफरा तफरी मच गई। विजय रूपाणी सरकार ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, यानी जिनकी हाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें ही गुजरात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। और इसके अगले ही दिन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कई लोगों को इस आदेश की जानकारी ही नहीं थी। वलसाड जिले से सामने आई तस्वीरों में भिलाड चेकपोस्ट के पास गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन की टीमें सड़क के रास्ते गुजरात आने वाले लोगों को रोककर उनसे कोरोना जांच रिपोर्ट की मांग करती दिखी। इसकी वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जैम लग गया और लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। पता है आपको कि RT-PCR टेस्ट अब कंपलसरी हुआ गुजरात में एंटर होते हो तो? नहीं पता नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले सभी लोगों के शरीर के तापमान की भी जांच की गई। इसके लिए प्रशासन ने वहां कई टीमें तैनात कर दी थीं। हालांकि हवाई यात्रियों पर यह नया फैसला लागू नहीं किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों से इस जांच रिपोर्ट की मांग नहीं की गई। ट्रेनों से भी सफर करने वाले यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। निकिता तोमर हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी ठहराए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब शुक्रवार को इन दोनों की सजा पर बहस होगी। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में इन दोनों दोषियों तक हथियार पहुंचाने वाले अजरुद्दीन को बरी कर दिया। पिछले साल 26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारने से पहले इन दोनों ने निकिता को जबरन अपनी गाड़ी में भी बिठाने की कोशिश की थी। हम तो फांसी की मांग करेंगे। बाकी अदालत से जो अपना फैसला सुनाएगा उससे हम अदालत के फैसले का मान सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के जल्द खत्म होने का दावा किया। साथ ही उसने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की सप्लाई कम करने का आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोविशील्ड ही लगाई जा रही है और सरकार कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव अपना रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का क्रम जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर ही सवाल उठा दिए। देख रेख के अभाव में अवस्था के चलते यहाँ पर लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुआ। महाराष्ट्र ATS ने सचिन वाजे समेत मनसुख हत्याकांड के दोनों आरोपी NIA को सौंप दिए। NIA ने सचिन वाजे के ऊपर UAPA एक्ट भी लगा दिया है। आरोपी की NIA ने कस्टडी ली सर। NIA ने कस्टडी ली सर। जी हाँ। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें एक दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान कंधे में चोट लग गई थी। आशंका है कि इससे अब वो IPL के शुरुआती मुकाबलों से भी बाहर हो सकते हैं। इस बीच एक राहत की खबर ये रही कि रोहित शर्मा शुक्रवार को मैच में नजर आएंगे। उनकी कोहनी की चोट गंभीर नहीं है।
मुंबई के पास उल्लासनगर में 2 बारात घरों पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा। बताया गया कि वहां शादी समारोह में तय संख्या से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस पर महानगर पालिका ने दोनों बारात घर मालिकों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। वो वार्निंग दी गई है कि अगर वापस भीड़ जमा होगी तो हॉल सील किया जाएगा। कोरोना के नए रूप के लक्षण पर मतभेद खड़ा हो गया। सूरत नगर निगम ने दावा किया कि लंदन और दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों से फैले कोरोना में नए तरह के लक्षण हैं। पेट में दर्द है, या तो फिर डायरिया है, या तो फिर हेडेक है कि ये कोरोना भी हो सकता है। जबकि केंद्र सरकार की एजेंसी ने सूरत नगर निगम के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ये सर्ज जो हमें विभिन्न शहरों में देखने को मिल रही है, इसका कारण डायरेक्टली सिर्फ म्यूटेशन है। अजान की तेज आवाज पर सवाल उठाने के बाद अब यूपी सरकार के मंत्री और बलिया से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के पर बयान दिया है। मंत्री के मुताबिक बुर्के पहनने की परंपरा मुस्लिम महिलाओं से अमानवीय व्यवहार जैसी है और इसे 3 तलाक की तरह खत्म कर देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो हावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। दुनिया भर में मशहूर ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया एक और कारनामा करके सुर्खियों में आ गई। इस बार इस रोबोट ने एक शानदार NFT आर्ट यानी एक तरह की डिजिटल आर्ट बनाई जिसकी नीलामी होने वाली और दावा है कि यह रिकॉर्ड बनाने वाली सोफिया दुनिया की पहली रोबोट बन गई है। सामने आई तस्वीरों में ब्रश पकड़े सोफिया रोबोट ऐसे करीने से ब्रश चलाती नजर आई जैसे कोई काबिल कलाकार हो। कोरे कागज पर रंग बिखेरकर सोफिया ने कला का कीमती नमूना बना दिया। I am excited and hope the world likes my artwork. I hope that people like my work. सोफिया रोबोट ने इटली के एक डिजिटल आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और अपनी खुद की बनाई ड्राइंग का ऐसा खूबसूरत घालमेल किया कि कला को एक नया आयाम ही दे दिया। इसके लिए उसने अपने कैमरों से उस कलाकार की पेंटिंग्स में बने चेहरों और आकृतियों को देखा, उन्हें प्रोसेस किया और फिर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर अपने स्टाइल में एक अलग ही पेंटिंग बना दी। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के कांठी में प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई जिसमें उन्होंने ऐलान किया अगर बीजेपी जीती तो सीएम बंगाल से ही होगा। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के नेताओं को बाहरी बताकर उन पर हमला कर रही, जिसका मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री ने कांठी की रैली से दिया। वो जब वहां पहुंचे तो लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक कार्यकर्ता तो उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने पहले उसे उठाया, फिर पलटकर उसी के पैर छू लिए और ये संदेश दिया कि उनकी पार्टी में सब बराबर हैं। इस रैली में पीएम को सुनने के लिए इतने लोग आए कि मैदान खचाखच भर गया। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर ग्राउंड ये पूरी तरीके से पैक्ड हो चुका है। इन लोगों के सामने प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के बीजेपी नेताओं को बाहरी कहने का मुद्दा उठाया और ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बंगाल की भाषा बोलकर घेरा। दीदी, ओ दीदी, एखाने कोनो भारतवासी बहिरागत नয়, सब भारत मातार सन्तान। बंगाल में जब अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था तब टीएमसी ने बीजेपी नेताओं को पर्यटक बोलकर बाहरी और बंगाली के मुद्दे को हवा दी थी, जिसका प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। दिल्ली के वजीरपुर से दिल को दहलाकर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोगों ने सरेआम एक लड़के से लूट की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों नाबालिगों को पकड़ने का दावा किया, क्योंकि इस वारदात का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि पीछे से एक आरोपी ने आकर उस लड़के का गला पकड़ लिया और उसने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके साथी ने उस लड़के की जेब में मौजूद सामान को लूट नहीं लिया। इसके बाद वो दोनों उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। सड़क पर गिरा वो लड़का छटपटाता रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक दिन पहले हुए नक्सली हमले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पता चला कि नई तकनीक की वजह से ही नक्सलियों का लगाया बम पकड़ में नहीं आ पाया था। उस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 5 जवान शहीद हुए थे।
जिन्हें निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने करीब 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया था। वो धमाका इतना जोरदार था कि जवानों से भरी बस वहां बन रहे एक पुल से नीचे जा गिरी। ये खबर भी सामने आई कि हमले के लिए लगाए गए बम को जवानों की नजर से बचाने के लिए नक्सलियों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो नक्सलियों ने बम लगाया था वो नहीं मिल पाया था। उसकी वजह है इस कार्बन से नक्सलियों ने पूरे वायर को कोट कर दिया था। बम के तार कार्बन पेपर से लपेटे होने की वजह से वो मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आया और नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इस हमले में शहीद हुए 5 जवानों को नारायणपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस हमले से 6 दिन पहले नक्सलियों ने राज्य सरकार के साथ चर्चा के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे उन्हीं की रणनीति का हिस्सा माना गया। ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी। इस हमले में 12 जवान घायल हुए थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी को पार करते वक्त एक गाड़ी लहरों के साथ बह गई। बताया गया कि सड़क पर बहते सैलाब को देखकर भी कार के ड्राइवर ने उसे पार करने की कोशिश की और उफनती लहरों से टकराने का नतीजा ये हुआ कि वो कार को अपने साथ बहा ले गई। वीडियो में कार कुछ पल के लिए पानी में डोलती रही और आसपास खड़े लोग बेबस खड़े होकर देखते रहे। कुछ उसका वीडियो भी नजर आया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार में सवार ड्राइवर पहले ही उससे बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसका वीडियो शेयर कर लोगों को बाढ़ के पानी से दूर रहने की हिदायत दी। केंद्र के ऐतराज के बाद केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब इस योजना को बिना नाम के चलाने का फैसला लिया गया। केजरीवाल सरकार अपने इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजेगी। इससे पहले केजरीवाल सरकार 25 मार्च से इसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन 19 मार्च को केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए योजना में बदलाव नहीं करने की अपील की थी, जिसकी वजह से ही दिल्ली सरकार को यह फैसला करना पड़ा। सलमान खान ने वैक्सीन लगवाई। सलमान खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। देश के छोटे एयरपोर्ट से जुड़ा एक बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल के जरिए छोटे एयरपोर्ट में यात्री किराया कम रखने में मदद मिलेगी, साथ ही वहां मूलभूत सुविधाएं भी जल्द मिलने लगेंगी। दिल्ली के भजनपुरा में भी तंदूरी रोटियों पर थूक लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने ढाबे पर काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में कुछ डॉक्टरों ने एक गाय के पेट का ऑपरेशन किया, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। इस ऑपरेशन के दौरान गाय के पेट से 48 किलो पॉलिथीन और लोहे की 8 कीलें निकली। इसके बाद डॉक्टरों ने लोगों से पॉलिथीन में सड़क पर खाने पीने की चीजें नहीं फेंकने की अपील की। लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं, वो कचरे के साथ साथ गाय जो है पूरा प्लास्टिक की थैली खा जाती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। हरीश रावत ने बताया कि उनके परिवार के कुल 4 सदस्यों को कोरोना हुआ है। फ्रांस की पूर्व स्नोबोर्डर जूली पोमोगल्स्की की बर्फीले तूफान में मौत हो गई। वो 40 साल की थीं और ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी थीं। राजस्थान के भीलवाड़ा से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक नेशनल हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से लदे एक ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में किसी इंसानी जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से हाईवे के आसपास के गांव में कई घंटे तक दहशत मची रही, क्योंकि आग लगने के बाद ट्रक में भरे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। दावा है कि उसमें लगभग 400 गैस सिलेंडर लदे थे, जिनमें हो रहे धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। हादसे वाली जगह से ऊंची लपटें उठती नजर आईं। दूर से देखने पर तो ऐसा लगा जैसे कि वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। धमाकों की वजह से सिलेंडरों के टुकड़े उछल उछल कर रिहायशी इलाकों पर भी गिरने लगे, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। गांव वालों ने बताया कि डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक पलट गया और उसके बाद उसमें करीब 2.5 घंटे तक धमाके होते रहे। चढ़ते पहले पलटी मार गया। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 52 17 घंटे तक बंद रहा। हालात जब काबू में आए तो पुलिस ने हाईवे को साफ करवाने का काम शुरू किया। डाइवर्ट कराया गया ताकि पास में कोई कैजुअलिटी न हो। आग और धमाकों में ट्रक के पूरी तरह परखचे उड़ गए। वहां जगह जगह जले हुए सिलेंडर और उनके टुकड़े भी पड़े नजर आए।
कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा लोगों की महामारी से मौत हो गई। दावा है कि कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से वहां एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने का संकट खड़ा हो गया। साओ पाउलो में कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए अलग से बनाए गए एक विशाल कब्रिस्तान में सिर्फ 24 घंटे में इतनी बड़ी तादाद में शव पहुंचे, जिन्हें दफनाने में कर्मचारियों के पसीने छूट गए। लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से ब्राजील के अस्पताल बेहद दबाव में हैं। वहां कोरोना से अब तक लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के इस्तांबुल में मौसम ने ऐसी करवट ली कि वहां मार्च के महीने में जब पारा बढ़ने लगा तब आसमान से बर्फ गिरने लगी। इतनी जोरदार बर्फबारी हुई कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बताया गया कि साइबेरिया से आई ठंडी हवाओं की वजह से तुर्की में मौसम का मिजाज बदल गया और इस्तांबुल के अलावा उसके कुछ दूसरे शहरों में भी बर्फबारी होने लगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आफत की बर्फबारी भी गर्मी में इस्तांबुल के लिए सौगात साबित होगी, क्योंकि इससे वहां बांधों में पानी का स्तर बढ़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट ने आज तक की वेबसाइट को पीछे छोड़ दिया। कॉमस्कोर मोबाइल रैंकिंग के फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट news18hindi.com पर 5 करोड़ 43 लाख यूनिक विजिटर आए, यानी करीब 5.5 करोड़ अलग अलग लोग न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट पर पहुंचे, जबकि आज तक की वेबसाइट पर पहुंचने वालों की गिनती 5 करोड़ 35 लाख रही। एबीपी लाइव हिंदी की वेबसाइट पर 4 करोड़ 85 लाख लोग पहुंचे, जबकि जी न्यूज हिंदी वेबसाइट पर करीब 4.25 करोड़ लोग पहुंचे। इन 5 करोड़ 43 लाख लोगों के साथ news18hindi.com सबसे ज्यादा पाठकों वाली नॉन न्यूज़पेपर वेबसाइट बन गई। कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र ने चिंता जाहिर की। देश के 18 राज्यों के मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार ने पहली बार चिंता जताई और सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन लगाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। होली के नजदीक आते ही कृष्ण की नगरी मथुरा रंगों में सराबोर हो गई है। बरसाने के बाद अब नंदगांव में भी हजारों की संख्या में आए लोगों ने लठमार होली का आनंद लिया। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह के लेटर के बाद चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में अपने निवास पर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को डिनर पार्टी दी। ये पार्टी राउत की बेटी की सगाई के होने पर दी गई। हालांकि इस डिनर पार्टी में बीजेपी के कई सांसदों ने दूरी बनाई रखी। लोकसभा में बुधवार को किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई, जिसमें बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने, जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि भारत अब अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन निर्यात को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वैक्सीन की घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि 2 से 3 महीने बाद केंद्र सरकार निर्यात पर समीक्षा बैठक करेगी। एम्स मारपीट मामले में 2 साल की सजा पाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। साथ ही 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी। मध्य प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने के बाद अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन समेत 7 शहरों में आने वाले रविवार यानी 28 मार्च को लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का पर्दाफाश करते हुए डीएचएफएल के डायरेक्टर कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वाधवान बंधुओं पर 11,755 करोड़ का फर्जी होम लोन अकाउंट बनाकर 1,880 करोड़ के ब्याज पर सरकारी सब्सिडी लेने का आरोप है। राजस्थान के जालौर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक कार ने 6 बच्चों को कुचल डाला।